Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SSC classes. So as we all know that we are discussing manufacturing industries. So we have come across various industries in this chapter. We learned about the localization of industries, we learned about the factors that influence the location of a industry, and we learned about industries based on the raw materials used or their basic use. You can say like basic industries and key industries. With the help of those industries we can feed other industries like iron and steel and many more. So in agro-based, on the agro-based we learned about sugar, cotton and jute, and in mineral based we learned about iron and steel and aluminum smelting, and we learned about chemical industries. So next one is the fertilizer industries. Today we will be discussing about that. Okay. So as you see, the fertilizer industry is centered around the production of nitrogenous fertilizers, mainly urea. So now the fertilizer industry is centered around the production of nitrogenous fertilizers, mainly urea. So we know that nitrogen fixation हम लोग पढ़े हैं साइंस में भी. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, नाइट्रोजन क्या करता है, वो हम लोग प्लांट्स को चाहिए होती है. तो एट द टाइम हम लोग ऐसे ही यूरियाज को प्रोडक्शन करेंगे, स्पेशली उसको यूरिया बोलते हैं, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं, खाद जिसको बोला जाए. ठीक है, तो वो खाद का प्रोडक्शन जो होता है स्पेशली क्या होता है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, जिसमें नाइट्रोजन की कंटेंट ज्यादा होगी, खास करके यूरिया. ठीक है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड एमोनियम फॉस्फेट, डीएपी का बोरा, जो तुम लोग जो भी बोलो अब एग्रीकल्चर में यूज करता हो. बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं, पेस्टिसाइड्स भी होते हैं. इज दैट क्लियर. फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सारे केमिकल्स, यू कैन से केमिकल से बनी होती है, तो यू कैन से ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं. दिस आर नॉट ऑर्गेनिक, दिस आर इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक मतलब काउ डंग, ठीक है, प्लांट्स से बना हुआ, लीव्स से बना हुआ सड़ा हुआ मैन्योर्स. लेकिन ये सारी चीज क्या है, केमिकली बना रहता है. ठीक है. सो मोस्ट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स भी बनते हैं, मतलब काफी उस पे ज्यादा बनाने में दिक्कत वाली, यानी कि यू कैन से मोर इंपॉर्टेंट, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटास, जो कि तीन है, जैसे कि एनपीके, यूरिया जैसे बोला जाए तो एनपीके, यही सारी चीजें होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम या पोटास एन. ठीक है. सो पोटास जो है, पोटास जो होता है कि एज वी सी अबाउट एश में भी क्या होता है, पोटास होता है. किसमें, एश में. ठीक है, एश में भी क्या होता है, पोटास होता है, इसीलिए स्लैश एंड बर्न यूज करते थे फार्मर्स. ठीक है. तो उसके अलावा पोटास जो है ये एक्चुअली हमारे देश में पाए नहीं जाते हैं. इट इज एंटायरली यू कैन से as it does not have any reserves of the commercially usable potash or potassium compounds is in form. After green revolution you should know that हमारे कंट्री में क्या होता है, पोटाश की बहुत कमी है. ठीक है. तो एंटायरली इम्पोर्टेड, यानी कि जो हम लोग ये फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में जो हम लोग फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए था, कॉम्बिनेशन चाहिए नाइट्रोजन की, फॉस्फेट की एंड पोटाश की, जो कि पोटाश की कमी है. तो ये पोटाश जो है एंटायरली हम लोग अदर कंट्रीज से क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं. हमारे देश में नहीं है, इसके लिए कोई रिजर्व्स ही नहीं है. सो वी हैव टू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज फॉर द इंपोर्ट ऑफ पोटाश. ठीक है. लेकिन जो हम लोग का ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हम लोग का जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, द इंडस्ट्री एक्सपांडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो यानी कि हमारे देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किया है, बढ़ावा दिया है ना फर्टिलाइजर्स को यूज करने के लिए. एंड एट द सेम टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या वादा किया था कि हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे. ये सर नो, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग ने क्या किया है, अदर केमिकल्स को यूज किया है, जिसकी वजह से अब उसका साइड इफेक्ट्स, डिसएडवांटेजेस भी है. लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ है कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज अदर कंट्रीज में, हमारे कंट्री के अदर पार्ट्स में भी क्या हुआ है, एक्सपैंड हुआ है. क्योंकि मोस्टली जो एग्रीकल्चरल सेक्टर्स है आज के दिन में बहुत फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं. यह भी कारण है कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आज हमारे देश में तरक्की कर रहा है. गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स half the fertilizers productions. If you see the state wise, हमारे देश में गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला
यानी कि हमारे देश का लगभग 50% से ज्यादा फर्टिलाइजर्स क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। एट प्रेजेंट देयर आर 10 पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग एंड 1 इन कोऑपरेटिव सेक्टर एट हजारिया इन गुजरात अंडर द फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आज के दिन में हमारे देश में फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली 10 जो है वो क्या है, पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड है। इज दैट क्लियर? दिस आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, जो कि गुजरात हजारिया में है, जो कि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत बना गया है। एक कोऑपरेटिव सेक्टर भी, अब कोऑपरेटिव समझ रहे हो, जिसमें सारे लोग मिलजुल के काम करता है और रिसोर्सेस बटा रहता है। तो यू कैन से सेक्टर एट हजारिया इन गुजरात अंडर द फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये रही आपकी फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री। सो दूसरी जो रहेगी आपका वो रहेगा सीमेंट इंडस्ट्री। क्या रहेगा? सीमेंट इंडस्ट्री। अब फर्टिलाइजर्स और ये सीमेंट दोनों आपका क्या है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, क्योंकि हम लोगों को जो भी आज के दिन में हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, फर्टिलाइजर्स बना रहे हो या सीमेंट बना रहे हैं, तो ये सारे चीजों में हम लोगों को क्या जरूरत होता है, मिनरल्स चाहिए। जैसे कि सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग, हाउसेस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड। दैट मींस यू कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जितने भी बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर्स बनाना है उसमें सीमेंट की यूज होती है। और सीमेंट तो लगभग मुगलों ने भी खोज लिया था, लाइमस्टोन सीमेंट। ठीक है, सल्तनत के टाइम पे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे भी सीमेंट। सो आज के दिन में उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आया है, तो आज के दिन में सीमेंट्स बन रहे हैं, खास करके हम लोग को क्या बनाने के लिए, स्ट्रक्चर्स, इमारत बनाने के लिए। अब इसके साथ आयरन एंड स्टील मिल जाएंगे, ये सर नो। तो अब ये सारी चीजें बनाने के लिए दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हेवी रॉ मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना एंड जिप्सम। तो सीमेंट बनने के लिए सीमेंट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, केवल सीमेंट। अब देखोगे उसमें बहुत सारे चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जितने भी है वो हेवी होते हैं, क्योंकि उसमें जो रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं दिस आर बड़े मात्रा में होते हैं और साइज में भी क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बल्कि इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं, या उसके आधार पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेवी इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हैं। तो ये सारे जितने भी इंडस्ट्रीज है आपका मिनरल बेस्ड, वो सारे क्या है, आपका हेवी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, जिसमें आपको रॉ मटेरियल्स लाइमस्टोन, अब चूना लाओगे तो भाई बहुत ज्यादा लेके आओगे, भाई तुमको बहुत ज्यादा चाहिए। सिलिका चाहिए, एल्यूमिना चाहिए, एल्यूमिनियम से एल्यूमिना, बॉक्साइट से एल्यूमिना, उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिना चाहिए, जिप्सम। तो ये सारी चीजें आपको भारी मात्रा में चाहिए। तो दीज आर ऑल मिनरल्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोसेस करके क्या करना पड़ेगा, सीमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, द इंडस्ट्री हैज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात दैट हैव suitable access to the market in the Gulf countries. Okay, other एक चीज है, coal and electric power are needed apart from rail transport. So ये सारी चीज तो आ गए, और उसके अलावा हम लोगों को क्या चाहिए, कोल भी चाहिए एंड इलेक्ट्रिक पावर चाहिए अपार्ट फ्रॉम रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि अब प्रोसेसिंग करने के लिए जो एनर्जी एज अ फ्यूल हम लोग यूज करेंगे, वो क्या यूज करेंगे, कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर हम लोगों को चाहिए, किसको प्रोडक्ट करने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए। इज दैट क्लियर? सो स्ट्रेटेजिकली देखा जाए, नीतिपूर्वक देखा जाए, तो जितने भी हमारे सीमेंट इंडस्ट्रीज है वो कहां पे लोकेटेड है, गुजरात में है। ये स्ट्रेटेजिकली है, क्या है, स्ट्रेटेजिकली मतलब एकदम नीतिपूर्वक, यानी कि प्लानिंग करके रखा गया है, क्योंकि वहां से आसान होगा हम लोग को कहां पे ट्रेड करने के लिए, गल्फ कंट्रीज में। अब गल्फ कंट्रीज कहने का मतलब यही हो गया, सऊदी अरबिया, कतार, ओमान, ये सारा कंट्रीज जो है। तो वो सारे कंट्रीज में हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, इंडिया का अगर मान लो इस साइड है तो अरेबियन कंट्रीज इधर है, तो इस कंट्रीज में हम लोग क्या करेंगे, गुजरात से आसानी से क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश भर में नहीं है, पूरे देश भर में अदर सेक्टर्स में भी आपको मिलेगा सीमेंट इंडस्ट्रीज, बट मेनली कहां पे लोकेटेड है, गुजरात में। उसके पीछे कारण भी यही है। So the first cement plant was set up in Chennai in 1904. हमारे देश में सबसे पहली बार जो सीमेंट का प्लांट बैठा था, जहां पे सीमेंट बनी थी, वो था चेन्नई में, 1904 में बना था। The control of price and distribution since 1989 and other policy reforms led the cement industry to make rapid strides in capacity, process, technology and production. तो ये जो डी कंट्रोल है, पहले सीमेंट पे दाम कसे जाती थी, यानी कि दाम वाम सस्ता कर दिए, डी कंट्रोल कर दिए, सीमेंट को थोड़ा इंडिपेंडेंट कर दिए कि भाई चलो अपने से
प्राइस को कंट्रोल करो। तो जब ये सब चीजें हुआ और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जब 19 से बढ़ी, अदर पॉलिसीज भी उसमें आए, जिसकी वजह से सीमेंट इंडस्ट्री आज के दिन में पीछे नहीं हटा है बल्कि केवल आगे बढ़ते गया है। इज दैट क्लियर? सो यू कैन से डी कंट्रोल ऑफ प्राइस मतलब प्राइस को गिरा देना, या अब तुम्हारे उसको प्राइस में जो कंट्रोल लग रहा है उसको हटा देना। तो जब ये सब चीजें हुई और 1989 में अदर पॉलिसीज भी आए सीमेंट्स को लेके, तो उसके बाद से सीमेंट इंडस्ट्रीज आज के दिन में पीछे नहीं हटा है, आगे ही बढ़ते गया है और काफी ज्यादा आज के दिन में यूकेप से प्रोग्रेस किया है। खास करके कैपेसिटी में कितना बनाना है, प्रोसेस टेक्नोलॉजी से लेके प्रोडक्शन से लेके सारे चीज में सीमेंट इंडस्ट्री आज के दिन में आगे बढ़ रहा है। द इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस इंडस्ट्रीज। तो ये इंडस्ट्री आज के दिन में काफी अच्छा कर रहा है और खास इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा कर रहा है, एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट भी ज्यादा कर रहा है। मैंने बोला ना गल्फ कंट्रीज, तो गल्फ कंट्रीज अदर कंट्रीज एक्सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन हमारे देश के अंदर भी तो डिमांड्स है। ये सब नो, हमारे देश में भी तो बिल्डिंग्स बनेंगे, हमारे देश में भी तो सीमेंट चाहिए और उसके लिए भी एफर्ट्स बनाया जा रहा है ताकि हमारे डोमेस्टिक यूज और हमारे जो घरेलू डिमांड है उसको उसका सप्लाई पूरा करने के लिए आज के दिन में कोशिश जारी है, ताकि इसकी वजह से ये इंडस्ट्री क्या रहे, बनी रहे और बची रहे। ठीक है। एंड apart from that is the automobile industries. So now automobile industries are like industries that gives you like गाड़ियां, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जैसे कि व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट, गुड सर्विसेज एंड पैसेंजर्स, यानी कि और बहुत सारी चीजें हैं। ऑटोमोबाइल्स हम लोगों को क्या क्या देता है, व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट, भाई कुछ जाना हुआ गाड़ी मिल गया। आज के दिन में तो इतना ज्यादा गाड़ी हो गया है कि भाई गाड़ी चलने के लिए सड़कें भी नहीं है, ये सब नो। लेकिन 3 व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट वेरियस सेंटर्स। ठीक है, तो यानी कि आज के दिन में हमारे देश में बहुत सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज बन गए। इसका मतलब जो कि क्या कर रहे हैं, बहुत सारे व्हीकल्स बना रहे हैं, खास करके 3 व्हीलर्स। ऑटो देखे हो, 3 व्हीलर्स होता है, टोटो, ऑटो, टमटम, वो इलेक्ट्रिक चार्ज वाला, ठीक है। मल्टी यूटिलिटी, एक ही व्हीकल हो लेकिन उसमें मल्टी फंक्शंस हो, पैसेंजर भी कर सकता है, ठीक है। एट द सेम टाइम कुछ जगह भी रहेंगे जिसमें वो सामान भी क्या कर सकता है, लोड कर सकता है। देखे हो जैसे कि आज के दिन में बोला जाए तो उसका एग्जांपल जैसे पिकअप्स भी देख सकते हो, एक मल्टी यूटिलिटी भी है। वो मतलब हजारों काम करता है ना, गिट्टी भी उठा रहा है, ये भी कर रहा है, उसके साथ मतलब गाड़ी वाड़ी में पैसेंजर्स को भी डाल के ले जाता है कभी कभी, तो वहां पे सीट बना देता है जहां पे लेबर्स को काम करने के लिए ले जाने के लिए एकदम भर के ले जाता है, ये सब नो। तो मल्टी यूटिलिटी मतलब वो होता है मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट वेरियस सेंटर्स। ये हमारे देश में बहुत सारे सेंटर्स में बने जाती है, ठीक है। सो जैसे कि लिबरलाइजेशन, लिबरलाइज करना मतलब इंडस्ट्रीज ने हम लोग ने क्या किया, लिबरलाइज किया, नहीं कि अदर इंडस्ट्रीज को हम लोग ने क्या किया, एक ओपन कर दिए इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में, कि कोई आए हमारे देश में भी क्या करे, इन्वेस्ट करे, ये सब नो, ये पार्टनरशिप जो भी हो। सो इससे क्या हुआ, द कमिंग इन ऑफ न्यू कंटेम्पररी मॉडल्स स्टिमुलेटेड द डिमांड फॉर व्हीकल्स इन द मार्केट विच लेड टू द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो यानी कि जैसे ही हम लोग ने लिबरलाइज किया इंडस्ट्रीज को, यानी कि अदर कंट्रीज भी आने लगे, द कमिंग इन द न्यू एंड कंटेम्पररी मॉडल्स ऑफ स्टिमुलेट डिमांडेड ऑफ व्हीकल्स इन द मार्केट, यानी कि उसके बाद क्या हुआ, लिबरलाइज हो गए। तो अदर कंट्रीज जब आए तो उसकी वजह से नए नए मॉडल्स हमारे देश में आए, अदर कंट्रीज से हम लोग ने मतलब पार्टनरशिप किया, होता है ना आज के दिन में। देयर आर वेरियस कंपनीज दैट आर डूइंग पार्टनरशिप विद डिफरेंट कंपनीज, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट भी हो रहा है। तो उससे क्या हुआ कि नए नए व्हीकल्स आए मार्केट में, उसका डिमांड बढ़ गया। उस डिमांड ने केवल क्या नहीं किया कि बल्कि ग्रोथ फॉर इंडस्ट्रीज, यानी कि उसने केवल इंडस्ट्री का ग्रोथ ही किया है। खास करके तुम लोग अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखोगे तो वो जो ट्रैक्टर्स वगैरह आता है, देखे हो ना, एक प्रकार से व्हीकल ही तो है, ये सब नो। एक ही बार में काट भी रहा है, उसको बांध भी रहा है, उसको क्या बोलते हो तुम लोग जानते हो, ठीक है, आई हैवंट सीन दैट। लेकिन हाँ, थ्रेशर वगैरह जो होता है, जो भी हो, मतलब ये सब मल्टी यूटिलिटी ना है, एक ही बार में सबका काम कर रहा है, अब तुमको लेबर का खर्चा से बचा रहा है, ये सब नो। तो ये सारी चीजें क्या है, अब ग्रोथ कर रहा है क्योंकि इसमें लिबरलाइज हुआ है, इंडिपेंडेंटली अब यहाँ पे काम किए जा रहे हैं। दिस इंडस्ट्री हैज
experienced a quantum jump in less than 15 years. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने क्वांटम जंप मतलब काफी ज्यादा छलांग लगाया है, डेवलपमेंट किया है, वो भी 15 साल से कम समय में. इज दैट क्लियर? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइंड द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट्स. अब आज के दिन में देखोगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहा है हमारे गाड़ियों पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी. इट्स नॉट डायरेक्ट एन इंडियन कंपनी, मारुति इंडियन है लेकिन सुजुकी इज नॉट. इज दैट क्लियर? सुजुकी इज आई थिंक जापानीज आई थिंक. सो तो क्या ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, फॉरेन से पार्टनरशिप में तो बन रहा है ना, तो उससे क्या हो रहा है भाई, मारुति सुजुकी डिजायर बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ी निकल रहा है, स्विफ्ट वगैरह, ये सब नो. अब क्या देख रहे हो, ये क्या है, डेवलपमेंट ना है, प्रोग्रेस ना है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में. तो वो भी आज के दिन में डोमेस्टिक लेवल पे नहीं, ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है, मतलब आज के दिन में ग्लोबल लेवल पे हम लोग अदर कंट्री के साथ अलाइन कर रहे हैं डेवलपमेंट्स के लिए. ठीक है. एट प्रेजेंट देयर आर 15 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैसेंजर कार्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स. 15 है. 9 ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, 14 ऑफ टू व्हीलर्स. तो टू व्हीलर्स तो तुम लोग बहुत जानते होंगे, बाइक तो चलाते ही हो. यस, बहुत सारे हैं. द इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु. सो टाटा का जमशेदपुर में आई हैव सीन इट, वहां पे बनती है गाड़ियां. ठीक है. तो बड़े बड़े हेवी गाड़ियां बनती है लोड्स उठाने के लिए, समझ रहे हो ना. तो इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया. अब गाड़ी ऐसा नहीं है ना, गाड़ी बना देने से गाड़ी वो बिकेगा. लोगों का अपना अपना डिमांड भी होता है ना, कि अब कोई पहाड़ी क्षेत्र में रह रहा है हम लोग जैसे, तो वी नीड अ प्रॉपर गाड़ी जिसका माइलेज ज्यादा हो, सीसी ज्यादा हो, ज्यादा दम दे, ऊपर में खींचे. अब प्लेन्स में है तो आराम से चल जाएगा. ये सर नो. सो इट डिपेंड्स, लोगों का डिमांड भी बढ़ता है अपने जरूरत के अनुसार, और उसके आधार पे गाड़ी भी बनता है कंफर्टेबिलिटी के आधार पे. सो आज के लिए इतना ही. In next chapter we will be in next topic we will be learning about information technologies. Thank you.